अगर हम हिंदी विषय की बात करें और मुंशी प्रेमचंद याद ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम बचपन से उनका नाम सुनते आ रहे हैं, जिनकी कहानियों से कोई भी इंसान अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर सकता है। हमारे देश के अमूल्य लेखक, जिनकी कहानियों और किताबों की जब हम गिनती करते थे तब लगता था कि प्रेमचंद ने पता नहीं कितने दिन और दिन का कितना समय लिखने में लगाते रहे होंगे। प्रेमचंद हमारे देश के ऐसे लेखक हैं जिनकी कहानी हम सभी ने अपने लाइफ में एक न एक बार जरूर पढ़ी होगी और हमारे ज़िंदगी में भी उनकी कहानियों का हमें दिशा देने में काफ़ी योगदान रहा है। मुझे याद है जब हम प्राइमरी क्लास में थे तब पहली बार उनकी कहानी ईदगाह पढ़ी थी और शायद ये कहानी ज़्यादातर सभी स्कूल के स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, जो एक बच्चे और उसकी दादी अम्मा की भावनात्मक कहानी को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बयां करती है। और आज के इस वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बात करेंगे। बात करें उनके शुरुआती जीवन की तो उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लम्ही नामक गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम अजायब राय था, जो कि भारतीय डाक विभाग में काम किया करते थे, और उनकी माता आनंदी देवी थी, जिनका देहांत तब हो गया जब प्रेमचंद मात्र 8 साल के थे। तब उनके पिताजी काम के सिलसिले में काफ़ी बिजी हुआ करते थे। एक बड़ी बहन थी, उनकी भी शादी हो चुकी थी। फिर प्रेमचंद के माँ की देहांत के बाद उनकी पालन पोषण का जिम्मा उनकी दादी ने लिया, लेकिन बहुत ही जल्द उनका भी देहांत हो गया, जिसके बाद उनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। तब उनके पिताजी गोरखपुर में कार्यरत थे। प्रेमचंद अजायब राय के चौथे बच्चे थे। उनके पहले ही 2 लड़कियों का बचपन में ही देहांत हो गया, जिसके बाद उनकी केवल एक बहन थी, जिनकी भी शादी हो गई थी। प्रेमचंद ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लालपुर के मदरसा से की और उर्दू एवं पर्शियन भाषा उन्होंने मदरसा के मौलवी से सीखी। प्रेमचंद की उनकी सौतेली माँ के साथ रिश्ते बहुत खराब थे, जिसकी वजह से प्रेमचंद अकेले रहते थे और यहीं से अपना ज़्यादातर समय किताब पढ़ने में लगाने लगे। और बचपन में ही उन्होंने हिंदी और उर्दू भाषा की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। यहीं से प्रेमचंद को फिक्शनल और नॉन फिक्शनल किताबों में इंटरेस्ट आने लगा। फिर यहीं से उन्होंने लिखना शुरू किया। हालांकि तब उनकी लिखी किताब उन्होंने कभी पब्लिश नहीं किया, जिसके बाद आज उनके उस पहली किताब का कोई अंश नहीं बचा। फिर 1880 में उनके पिताजी का ट्रांसफ़र जामनिया में हुआ। तब प्रेमचंद ने बनारस के क्वींस कॉलेज में एडमिशन ले लिया और घर से आना जाना करके कॉलेज की पढ़ाई करने लगे। प्रेमचंद के माता पिता ने उनका नाम धनपत राय रखा था और उनके जमींदार अंकल उनका नाम नवाब रखना चाहते थे। उस समय काफ़ी कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी, इसलिए 1895 में उनकी शादी भी मात्र 15 साल की उम्र में उनसे बड़ी उम्र की लड़की से कर दी गई। तब प्रेमचंद 9वीं कक्षा में थे, लेकिन प्रेमचंद की उनसे भी खास नहीं बनती थी, इसलिए प्रेमचंद घर में रहना पसंद नहीं करते थे। फिर 1897 में उनके पिताजी का देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां भी प्रेमचंद के कंधे पर आ गई, और जिनसे प्रेमचंद की शादी हुई थी वो प्रेमचंद से एज में काफ़ी बड़ी थी और दोनों के विचार भी अलग थे। इस वजह से उनके बीच काफ़ी विवाद हुआ करते थे। साथ ही सौतेली माँ के साथ भी अच्छा नहीं बनता था। इस वजह से प्रेमचंद घर में रहना पसंद नहीं करते थे। एक बार तो उनकी पत्नी ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, इसलिए प्रेमचंद ने उन्हें फटकार लगाई थी। फिर उनकी पत्नी अपने मायके चली गई और प्रेमचंद उन्हें दोबारा लेने भी नहीं गए और ना ही उनकी पत्नी दोबारा वापस आई। जिसके बाद उन्होंने बनारस में ही एक एडवोकेट के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने का काम करने लगे, जिसके लिए उन्हें महीने के 5 रुपये मिलते थे, जिसका 60% प्रेमचंद घर भेजा करते थे और एडवोकेट के यहाँ ही एक मिट्टी के तबेले में रहा करते थे। फिर सन 1900 में उनकी नौकरी बहराइच के सरकारी स्कूल में असिस्टेंट शिक्षक के तौर पर हो गई, जिसके लिए उन्हें 20 रुपये महीने के मिलती थी। फिर 3 महीने बाद उनका ट्रांसफ़र प्रतापगढ़ हो गया, जहाँ प्रेमचंद एडमिनिस्ट्रेटर के बंगले में रहते थे और उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। यहीं से उन्होंने अपनी पहली शॉर्ट नॉवल इजरार-ए-माबिद, जिसमें उन्होंने मंजरों के पंडितों द्वारा की जाने वाली करप्शन और गरीब महिलाओं पर हो रहे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में लिखा था। फिर प्रतापगढ़ से उन्हें ट्रेनिंग के लिए इलाहाबाद जाना पड़ा। फिर सब्सिक्वेंटली उन्हें मई 1905 में कानपुर जाना पड़ा। इसके बाद जून 1909 तक कानपुर में ही रहे और यहीं से उनकी मुलाकात उर्दू पत्रिका जमाना के एडिटर मुंशी दयानारायण निगम से हुई, जिसके माध्यम से प्रेमचंद को आर्टिकल लिखकर पत्रिका में छपवाने का मौका मिल पाता था। और 1906 में उनकी शादी चाइल्ड विडो शिवरानी देवी से हुई, जो फतेहपुर के पास जमींदार की बेटी थी। लेकिन प्रेमचंद काफ़ी आगे की सोच रखने वाले थे और विधवा विवाह के ऊपर भी उन्होंने कहानी लिखी है। और तब के वक्त विधवा विवाह करना सामाजिक नियमों के खिलाफ था। शिवरानी देवी और प्रेमचंद एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे, इसलिए प्रेमचंद के देहांत के बाद शिवरानी देवी ने उनके बारे में एक किताब लिखी,
1905 में अंग्रेजों के खिलाफ नेशनलिज्म जोड़ ले रही थी। तब प्रेमचंद ने जमाना पत्रिका में एक आर्टिकल लिखा, जिसमें प्रेमचंद ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में लिखा था, क्योंकि उनके अनुसार देश की आज़ादी के लिए गोपाल कृष्ण गोखले के साथ नहीं बल्कि बाल गंगाधर तिलक के साथ चलना ज़्यादा बेहतर होगा। और 1906 से फिर प्रेमचंद ने अपने स्टोरीज और नॉवेल्स को पब्लिश करना शुरू किया। और 1907 में पहली बार प्रेमचंद ने अपनी पहली स्टोरी दुनिया का सबसे अनमोल रतन जमाना मैगजीन में पब्लिश की। और उसी साल उनकी कहानी संग्रह सोजे वतन पब्लिश हुई, जिसमें कुछ कहानियाँ भारतीयों को आज़ादी के लिए काफ़ी प्रेरित करती थी। इसलिए अंग्रेजी सरकार ने उनके सोजे वतन के 500 कॉपियों को जला दिया। 1909 में प्रेमचंद का ट्रांसफ़र महोबा में हो गया, जिसके बाद उनकी पोस्टिंग सब ड्यूटी इंस्पेक्टर के तौर पर हमीरपुर के एक स्कूल में हो गई। जिसके बाद 1916 में उनका ट्रांसफ़र गोरखपुर में होता है। साथ ही उन्हें प्रमोशन भी मिल जाता है और अब प्रेमचंद असिस्टेंट मास्टर बन जाते हैं। 1919 में उनकी 4 नॉवेल पब्लिश हुई, जो कि चारों ही लगभग 100 पेजेस की थी। और तब उनकी केवल सेवा सदन अकेली नॉवेल थी जो हिंदी में पब्लिश हुई थी। प्रेमचंद की उर्दू नॉवेल बाजार हुस्न को एक कलकत्ता बेस्ड पब्लिशर ने हिंदी में पब्लिश किया, जिसके लिए प्रेमचंद को 450 रुपये मिले थे। जिसके बाद 1919 में वे इलाहाबाद से बीए की डिग्री के साथ ग्रेजुएट हुए और 1921 में उनका प्रमोशन स्कूल के डिप्टी इंस्पेक्टर के तौर पर हो गई। लेकिन फरवरी 1921 में गांधी जी असहयोग आंदोलन कर रहे थे, जिसमें लोगों को ब्रिटिश शासन की नौकरियों का त्याग करने पर जोर दे रहे थे, जिससे प्रेमचंद काफ़ी इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। 18 मार्च 1921 को गोरखपुर से बनारस को रवाना हो गए और अपनी लिटरेसी करियर पर फोकस करने लगे। लेकिन 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, जिसके बाद प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस नाम से एक प्रिंटिंग प्रेस भी चालू किया, लेकिन वो काम भी ठीक से नहीं चला। 1928 में उनकी नॉवेल आई गबन, जो मिडिल क्लास ग्रीड पर फोकस थी। इसी बीच उनकी मैगजीन जागरण पब्लिश हुई, लेकिन इससे भी उनको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ और लॉस में चले गए। फिर 31 मई 1934 में बॉलीवुड फिल्मों में हाथ आजमाने के लिए बॉम्बे चले गए, जिसमें उन्हें अजंता सेनेटॉन प्रोडक्शन कंपनी ने 8,000 रुपये ईयरली पेमेंट के साथ स्क्रिप्ट लिखने का काम दिया, जिससे प्रेमचंद अपनी आर्थिक स्थिति सुधार होने की उम्मीद लगाए थे। और मुंबई के दादर में रहकर उन्होंने मजदूर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी, जिसका डायरेक्शन मोहन भावनानी ने की, जिसमें मजदूरों की दुर्दशा को दिखाया गया था और उन पर बड़े बिजनेसमैन के दबाव को भी दिखाया गया था। इसलिए उस फिल्म को अपर क्लास के लोगों ने स्टे लगवा दिया था। इसके बावजूद फिल्म दिल्ली और लाहौर में रिलीज हुई, लेकिन मिल वर्कर्स फिल्म से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गए और उन्होंने मिल मालिकों के खिलाफ स्टैंड लेना शुरू कर दिया। इसलिए कुछ समय बाद वहाँ से भी फिल्म को हटवा दिया गया। यह आंदोलन एक क्रांतिकारी कदम था। प्रेमचंद के लेखन में वो जादू था जो किसी भी इंसान को सच्चाई दिखा देती थी। उनकी कहानियों में काफ़ी ज़्यादा सच्चाई हुआ करती थी, लेकिन उनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाती थी। केवल शतरंज के खिलाड़ी एकमात्र फिल्म रही जो बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी खासी चली, जिसका निर्देशन सत्यजीत रे जी ने किया था, जिनको आज भी वर्ल्ड सिनेमा में काफ़ी ज़्यादा नाम मिला है। 1934 से 1935 के बीच उनकी सरस्वती प्रेस से 4,000 कर्जे में दब गए थे, इसलिए उन्हें जागरण मैगजीन का पब्लिकेशन रोकना पड़ा। फिर बॉम्बे से वापस आने के बाद प्रेमचंद इलाहाबाद में रहना चाहते थे, जहां से उनके बेटे श्रीपत राय और अमृत कुमार राय अपनी पढ़ाई कर रहे थे। तब प्रेमचंद हंस पब्लिश करना चाहते थे, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, साथ ही उनकी सेहत भी गिरने लगी। फिर उन्होंने हंस की जिम्मेदारी इंडियन लिटरेसी काउंसिल को सौंप दिया और प्रेमचंद बनारस चले गए। फिर 1936 में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन इन लखनऊ में इलेक्शन से प्रेसिडेंट बने और इस काम के बीच उनकी तबीयत बिगड़ती गई और 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहांत हो गया। अपने अंतिम समय तक भी प्रेमचंद पैसों की तंगी से जूझते रहे। प्रेमचंद ने अपने जीवन भर में 300 कहानियों को लेखन किया, जिसमें ईदगाह, दो बैलों की कथा, नमक का दरोगा, पूस की रात और बड़े घर की बेटी, जिसमें आनंदी का किरदार उनकी माँ से प्रेरित था। उन्होंने अपने जीवन में जो देखा उसे अपनी कलम से कागज पर उतार दिया और उनकी लेखन शैली का जादू यह है जो हर इंसान को उस कहानी में वास्तविकता दिखा जाता है। साथ ही उनके कहानियों के संग्रह को मानसरोवर नाम से 8 भागों में पब्लिश किया गया है। उनके द्वारा लिखे कहानियों को फिल्मांकन के द्वारा दिखाने के लिए दूरदर्शन पर तहरीर नाम प्रोग्राम भी चलाया जाता रहा है। आज भी हम अगर प्रेमचंद की कहानी पढ़ें तो वो कहानी के किरदार हमें आज भी दिख जाते हैं, क्योंकि बदला तो कुछ भी नहीं है।
प्रेमचंद बहुत ही सादगी भरा जीवन जीने वाले इंसान रहे हैं, जो आप उनके जीवन के किस्सों को सुनकर अंदाजा लगा ही सकते हैं। प्रेमचंद केवल अपना काम करते थे और अपनी काम की वजह से आज तक हिंदी साहित्यिक दुनिया में इतने लोकप्रिय और सम्मानीय हैं। और सच ही तो है कि कोई भी इंसान जिसने कभी उनकी कहानी पढ़ी उसने कहीं बुराई नहीं की। उन्होंने 14 उपन्यास लिखा, लेकिन उनकी लिखी उपन्यास गोदान और गबन को हिंदी साहित्य में सबसे ऊपर रखा जाता है। जिसे इतना पसंद करने का कारण सिर्फ कहानियाँ ही नहीं थी, बल्कि उनके लेखन का जादू था, जो हम पाठकों को अपने कहानियों की दुनिया का हिस्सा बना देता है। प्रेमचंद का नाम हिंदी साहित्य में सबसे ऊपर रखा जाता है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई बड़ा सम्मान नहीं मिला है, जो कहीं न कहीं हम पाठकों को खटकता है। फिलहाल जो दिल से उनके कहानियों से जुड़े हैं, उनके लिए उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का नाम ही सब कुछ बयां कर जाता है। तो दोस्तों, ये थी हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।